देखिए अभी हम आपको कक्षा 10 की ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताने जा रहे हैं। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको अच्छा से यह समझ में आ जाएगा कि आखिर वह कौन कौन सा ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव है जो कि कई दफ़ा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले समय में जो एग्जाम होगा उसमें भी पूछा जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने का प्रयास करें ताकि हम आपको अच्छा से समझा सकें। हाँ, और एक बात, यह पार्ट 4 है। यह इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाए हुए हैं या बताए हुए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा ताकि और आपको हेल्प मिले इसको समझने में या आगे अच्छा से उत्तर देने में। तो अब देखिए इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को। पहला प्रश्न है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। अब थोड़ा सा समझिए वह कैसे। हम आपको पृथ्वी ला करके दिखाते हैं। देखिए यह पृथ्वी है, आप देख पा रहे हैं इधर पूरा पूरा नीला है। पता है कहाँ है? क्या कि इधर जो नीला भाग दिख रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ जल ही है। क्या है? जल है, अर्थात पानी है। यही कारण है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, जल की उपस्थिति के कारण। यदि आपसे कोई पूछे ना वृहद क्षेत्र में, वृहद क्षेत्र मतलब बड़ा क्षेत्र में पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है तो कहिएगा नीला ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह। फिर से सुनिए, वृहद क्षेत्र में मतलब बड़े क्षेत्रों में जल के उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। तो यह बात हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हो सके तो थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक शेयर से थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है वीडियो बनाने में। तो देखिए वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। फिर आगे प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? प्राणियों के शरीर में यानी कि मुख्य रूप से कह सकते हैं प्राणियों के शरीर में जीव जंतु पशु पक्षी जो भी आता है उनके शरीर में एक तरह से माना जाता है लगभग 65% जल की मात्रा पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 65%। यदि किसी प्राणी का वजन 100 किलो है ना तो उसमें 65 किलो निकलेगा क्या? जल। 65 किलो क्या निकलेगा? लगभग जल। तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है तो कहिएगा लगभग 65%। फिर आगे प्रश्न है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। देखिए गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय यह जो संबंधित है यह है भाखरा नंगल बांध परियोजनाओं से। यह सीधा सीधे कह सकते हैं भाखरा बांध परियोजनाओं से। किस परियोजनाओं से? भाखरा बांध परियोजनाओं से। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय यह एक तरह से भारत का सबसे बड़ा जलाशय माना जाता है मानव निर्मित में। मनुष्य के द्वारा यह जलाशय बनाया गया है। तो फिर से देखिए गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है किससे? भाखरा बांध से। फिर आगे प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? आपको याद रखना है हीरा महान है। हीरा क्या है? महान। महान से महानदी। हीरा कुंड बांध परियोजना यह है महानदी पर। और याद रखिएगा यह भी हीराकुंड बांध परियोजना भारत का सबसे लंबा बांध परियोजना है। भारत का सबसे लंबा बांध परियोजना हीराकुंड बांध परियोजना, जबकि भारत का सबसे ऊंचा बांध परियोजना माना जाता है भाखरा नंगल बांध परियोजना। फिर आगे प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? देखिए अभी बताए थे गोविंद सागर, वल्लभ पंत सागर, शायद हो सकता नहीं आया होगा। फिर से देखिए प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय मनुष्य के द्वारा बनाया गया जलाशय कौन सा है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। इसी को शॉर्टकट में बोला जाता है पंत सागर परियोजना। तो भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना। फिर आगे प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? वह बढ़ा है आर्सेनिक का। इसका अर्थ समझिए, बिहार में जल का मिस यूज ज्यादा किया जा रहा है। बिहार में जल का उपयोग अधिक किया जा रहा है। उपयोग करने के कारण से जल की जो शुद्धता गुण है वो धीरे धीरे ध्वस्त होते जा रहा है। आप देखिएगा कि यदि चापाकल से या समरसेबुल से जल ला करके यदि गर्म करते हैं, हीट करते हैं तो उसमें देखिएगा महीन महीन व्हाइट व्हाइट कुछ कुछ दाग
या फिर कह सकते हैं कुछ पदार्थ जमने लगता है पानी में, तो वह सब जो है ना आर्सेनिक होता है, वह बहुत ही हानिकारक माना जाता है। तो बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा यदि कहे तो आर्सेनिक। जब हम लॉज में रहते थे ना, वहाँ के चापाकल का जब पानी गर्म करते थे पूरा पूरा साफ साफ दिखता था कि उसमें आर्सेनिक है। कारण यह कि शहर में जल बहुत दूषित पाया जाता है, जबकि गांव घरों में थोड़ा साफ सुथरा पाया जाता है, नदी समरसेबुल हो या चापाकल का जल। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो देश में, भारत देश में सबसे अधिक वर्षा होती है मानसीनराम या मेघालय में पड़ता है। हालांकि आपको यह भी याद रखना है, यदि पूछे दुनिया में या विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है तो कहेगा मानसीनराम, जो कि मेघालय में पड़ता है। और पता है मेघों का घर भी बोला जाता है मानसीनराम मेघालय को। क्यों? क्योंकि वहां पर अभी आप देख रहे हैं एकदम दिन है, एकदम सूर्य दिखाई दे रहा है, 5 मिनट के अंदर एकदम आंधी तूफान आ जाएगा, एकदम बारिश होने लगेगा। यही कारण है कि विश्व में या देश में सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र माना जाता है मानसीनराम मेघालय में। हालांकि शुरू में मानसीनराम मेघालय ही था, फिर बीच में चेरापूंजी आ गया था, यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होने लगा था, लेकिन फिर से मानसीनराम मेघालय में ही हो रहा है। तो कुल मिला के यदि आपसे पूछे देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है तो मानसीनराम मेघालय में होती है। और मेघों का घर कहाँ है? मेघालय में ही है। देश के बांधों को किसने, भारत का मंदिर कहाँ था? देखिए देश का बांध जो है भारत के विकास में बहुत भूमिका निभाते हैं, क्योंकि बांध बना करके आप पानी को रोक करके बिजली उत्पादन का कम कर सकते हैं, मछली पालन का कम कर सकते हैं, सिंचाई का कम कर सकते हैं, बहुत सारे कार्य को संपन्न करा सकते हैं। तो यही कारण है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उनके द्वारा यह कहा गया था कि भारत का मंदिर है। क्या भारत का मंदिर है? देश का बांध। देखिए फिर से प्रश्न, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो पंडित नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जबकि गांधी जी का एक याद रखिएगा वक्तव्य, वह यह कि मेरे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं है। यदि यह पूछे किसने कहा है, कहेगा गांधी जी ने। फिर आगे प्रश्न है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? आप शायद पढ़े होंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन किन किन राज्यों में चला गया था? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। बस इसी तीनों राज्यों से संबंधित है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। क्यों? क्योंकि इन्हीं तीनों राज्यों से होकर नर्मदा नदी बहती है और इसी नदी पर जगह जगह पर पानी को रोकने के लिए डैम अर्थात बांध बनाया गया है। फिर आगे प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? पता है ना, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। यदि ऊंचा पूछे, ऊंचा, तब हो जाएगा भाखरा नंगल बांध परियोजना या भाखरा नंगल बांध। तो प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। फिर आगे प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ? तो यह हुआ था सितंबर 1987 में। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति यदि कोई पूछे कि कब लागू हुआ तो क्या कहिएगा? सितंबर 1987 में। फिर आगे प्रश्न है, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णराज सागर बांध यह कावेरी नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर। यदि आपसे कोई पूछे कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर। देखिए जैसे मान लीजिए यह नदी है, नदी पर बांध बना करके पानी रोका जाता है और पानी रोक करके यहाँ पर टरबाइन लगा दिया जाता है और पानी जितना तेजी से ऊपर से नीचे इस पर गिरेगा उतना तेजी से टरबाइन घूमेगा और जितना तेजी से टरबाइन घूमेगा उतना तेजी से बिजली का उत्पादन हो जाएगा। तो नदी घाटी परियोजना बनाने से यह भी एक लाभ हुआ। जबकि आपको यह भी याद रखना है कि इधर कई सारे क्षेत्रों में सिंचाई भी कर लिया जाता है, मछली पालन का भी यहाँ कम कर लिया जाता है, बहुत सारे कम किया जाता है। पर्यटन केंद्र, बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए भी आते हैं। फिर आगे प्रश्न है, भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सा योजना चलाई गई? भूमिगत जल स्तर रोकने के लिए, यानी कि भूमिगत जल जो है उसका स्तर धीरे धीरे नीचे घटते जा रहा है। एक समय में जितना कुआं था ना, उसका जल मुश्किल से बैसाख में कभी कभी लगता था कि अब सूखेगा, लेकिन सूखता नहीं था। अब तो तुरंत कुआं हो
समरसेबुल हो या चापाकल हो, उसका जल टैंक कर जाता है बैसाख सब के सीजन में, गर्मी सब के सीजन में। तो जल स्तर को रोकने के लिए वर्षा जल संग्रह करने लगा है बहुत सारे जगह पर। कई जगह पर दिखेगा तालाब बना बना करके उसमें वर्षा के जल को रोका जा रहा है। वाटर शेड मैनेजमेंट, कोशिश किया जाता है कि जहां तहां गड्ढा बना करके किसी न किसी तरह से पानी रोके और पानी का उपयोग कम करे। ड्रिप सिंचाई, सिंचाई जो किया जाता है थोड़ा थोड़ा फुहारा रूपों में। आप देखिएगा कई जगह पर ऐसा ऐसा मशीन निकला है कि उस मशीन में यदि उबला पाइप जोड़ दिए तो थोड़ा थोड़ा छिड़काव के रूप में पानी से सिंचाई कर देते हैं खेतों को। तो कुल मिलाकर के यदि आपसे पूछा जाए कि भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सा योजना चलाई है, कहिएगा वर्षा जल संग्रह, वाटर शेड मैनेजमेंट, ड्रिप सिंचाई, इसलिए हो जाएगा इनमें से सभी। फिर आगे प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो आपको याद रखना है दक्षिण भारत की यदि पूछे, दक्षिण भारत के मतलब यह भारत का दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी पूरा भारत का नक्शा नहीं बना है, दक्षिणी क्षेत्र है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जो नदी घाटी परियोजना है वह तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना है। कौन सा? तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना। फिर आगे प्रश्न है, किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? सबसे पहले यह जाने कि मैंग्रोव वन होता क्या है। मैंग्रोव वन एक ऐसा वन है जिसमें झाड़ीदार उसका जड़ होता है, पूरा जड़ होता है, वह मिट्टी को एकदम से जकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है। यह वन ज्यादा देखा गया है सुंदरबन वाले क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? सुंदरबन वाले क्षेत्र में। आपको पता होगा सुंदरबन डेल्टा जो है यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम वाले क्षेत्रों में बना है और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा पता है ना, जैसे नदियों द्वारा जो मिट्टी ला ला करके जमा किया जाता है वह कहलाता है डेल्टा। तो मुख्य रूप से यह सबसे बड़ा बना है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा का कई सारा विस्तार भारत के पश्चिम बंगाल में है। किस राज्य में? भारत के पश्चिम बंगाल में। यदि आपसे यहाँ पर पूछा जाए भारत के किस राज्य में सुंदरबन डेल्टा है, तो कहेगा पश्चिम बंगाल। और सुंदरबन डेल्टा में जो वन पाए जाते हैं उसमें कई सारे पेड़ मैंग्रोव पेड़ होते हैं, मैंग्रोव वन होते हैं। देखिए प्रश्न है, किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो कहेगा सुंदरबन। फिर आगे प्रश्न है, शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? यह है कर्नाटक में। यदि आपसे पूछे कि शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। शरावती कर्नाटक, शरावती क्या बोलेगा? कर्नाटक। आपको किसी न किसी तरह ट्रिक बना लेना है। शराब पिएगा तो थोड़ा कान काट देना है, शराब पीने पर कान काट देना है, ट्रिक है। अभी नहीं कि कोई शराब पिएगा बस थोड़ा कान उड़ा दीजिएगा। फिर आगे प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर वह राजस्थान राज्य में स्थित है। किस राज्य में? राजस्थान राज्य में। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में। फिर आगे प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दामोदर घाटी परियोजना झारखंड से शुरू होकर के पश्चिम बंगाल तक गया हुआ है, इसलिए आप याद रखिएगा कि झारखंड दे ऑप्शन तो झारखंड मारना है, पश्चिम बंगाल दे तो पश्चिम बंगाल देना है। कहेगा सर दोनों रहे तब दोनों मारिएगा, इनमें से दोनों रहेगा। और यदि कहिएगा सर दोनों अलग अलग ऑप्शन में हो और इनमें से दोनों भी नहीं दिया रहे, तब ऐसा नहीं होगा। जब भी रहेगा तो एक ठो रहेगा। तो दामोदर घाटी परियोजना यह है पश्चिम बंगाल में। और एक बात यह भी याद रखिएगा, जैसे बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, उसी तरह से पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। फिर आगे प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। फिर आगे प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है पंत सागर, जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई ऐसे कुछ न था, उधर ऊपर बताए थे, देख लीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? पंत सागर है। पंत सागर।
फिर आगे है, आसवान बांध किस नदी पर है? दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। नील नदी पर ही आसवान बांध बनाया गया है और यह आसवान बांध मुख्य रूप से मिस्र देश में है। तो आपसे कोई पूछे ना कि आसवान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर। किस नदी पर? नील नदी पर। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी। हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है? हीराकुंड बांध उड़ीसा में अवस्थित है। कहाँ है? उड़ीसा में। यदि आपसे पूछे भारत की सबसे लंबा बांध तो कहेगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। कहाँ है? उड़ीसा में है। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे और पेज को फॉलो नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।